Hello everyone, welcome to Education Shelf Live. I'm Dr. Ridhi Agrawal and I'm here with the new unit of 11th chemistry that is hydrogen. तो आज से हम हाइड्रोजन वाली यूनिट चालू कर रहे हैं और इस यूनिट को हम 3 पार्ट्स में कवर कर लेंगे। ओके सो गाइज, अगर आप लोगों का कोई भी डाउट आता है तो आप उसे एक ऐप है डाउटनट जिसके थ्रू सॉल्व कर सकते हो, वो भी इंस्टेंट तरीके से। उस ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और इस ऐप को यूज कैसे करना है वो मैं आपको समझा देती हूँ। कोरोना के वक्त घर बैठे पढ़ाई करो ना, डाउटनट है आपके साथ, जहां आप बस क्वेश्चन की फोटो लेकर तुरंत अपने डाउट का वीडियो सोल्यूशन पा सकते हैं। साथ ही यहाँ कोटा के टॉप टीचर्स जैसे एनवी सर, जीबी सर, आकांक्षा मैम, एनजे सर के फ्री वीडियो लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे। इतना ही नहीं, रोजाना शाम 5 बजे डाउटनट की टीम आकर करेगी देश भर के टॉप आईआईटी, जेईई और नीट में पूछे गए डाउट सॉल्व, वो भी लाइव। सो स्टूडेंट्स, बायोकेमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स में कोई भी आए डाउट तो डाउटनट के साथ उन्हें कर दो आउट। सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर से। तो एक फैक्ट बताती हूँ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले। हाइड्रोजन जो है वो पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा मिलने वाला एलिमेंट है और जो ग्लोब है उसकी सरफेस पे तीसरा सबसे ज्यादा मिलने वाला एलिमेंट है। इट मीन्स हाइड्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स एंड द थर्ड मोस्ट अबंडेंट ऑन द सरफेस ऑफ द ग्लोब। सो हाइड्रोजन जो है उसका सिंपलेस्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर्स है, जितने भी एलिमेंट्स हमें नोन है उनमें। एटॉमिक फॉर्म में इसमें सिर्फ एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन एलिमेंटल फॉर्म में ये डायटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यानी कि H2 की फॉर्म में, और इसको हम बोलते हैं डाईहाइड्रोजन। इट फॉर्म्स मोर कंपाउंड्स देन एनी अदर एलिमेंट। तो ये सबसे ज्यादा कंपाउंड्स बनाता है। अगर हम किसी भी एलिमेंट के साथ इसको कंपेयर करें तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी दूसरा एलिमेंट इतने ज्यादा कंपाउंड्स नहीं बनाता जितने की हाइड्रोजन बनाता है। इसके अलावा हाइड्रोजन की बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस भी है जो हम आगे पढ़ेंगे। ओके सो पहला टॉपिक जो है आज का वो है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। तो हाइड्रोजन जो है वो फर्स्ट एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, हमें पता है, लेकिन इसका जो प्लेसमेंट है पीरियोडिक टेबल में वो हमेशा कॉन्ट्रोवर्शियल रहा है। हमेशा उसके प्लेसमेंट पे डिस्कशन चलता रहता है। अब ऐसा क्यों होता है? देखो, हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हमें पता है क्या है, 1s1। तो एक तरफ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके जैसा है? जो हमारे एल्कली मेटल्स हैं उनके आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसा, यानी कि ns1 के जैसा, जो कि फर्स्ट ग्रुप में आते हैं पीरियोडिक टेबल के। दूसरी तरफ ये हेलोजेंस से भी मिलता जुलता है। क्यों? क्योंकि हेलोजेंस का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है ns2np1 और इनमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है, और अगर वो इलेक्ट्रॉन आ जाए तो ये नोबल गैस जैसा बिहेव करने लगेंगे। तो हाइड्रोजन के साथ भी ऐसा ही है। अगर इसमें एक और इलेक्ट्रॉन आ जाए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2, जो कि हीलियम के जैसा है, और हीलियम क्या है? एक नोबल गैस है। इसीलिए जो हाइड्रोजन है उसकी रिजेम्बलेंस एल्कली मेटल से भी मिलती है, जो कि एक इलेक्ट्रॉन लूज करके यूनिपॉजिटिव आयंस बनाते हैं, और दूसरी तरफ हेलोजेन से भी मिलती है, जो कि एक इलेक्ट्रॉन गेन करके यूनी नेगेटिव आयंस बनाते हैं। अब एल्कली मेटल्स की तरह हाइड्रोजन जो है वो ऑक्साइड्स, हेलाइड्स, सल्फाइड्स ये बनाता है, लेकिन इसका जो डिफरेंस है एल्कली मेटल से वो क्या है? इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है और इसमें मेटालिक कैरेक्टर्स भी नहीं होते नॉर्मल कंडीशंस में, अगर हम देखें तो। इनफैक्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की टर्म में हाइड्रोजन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हेलोजन से रिजेंबल करता है। क्यों? क्योंकि अगर हम आयनाइजेशन एंथैल्पी देखें लिथियम की, जो कि एक एस ब्लॉक एलिमेंट है, यानी कि एल्कली मेटल है, उसकी होती है 520 किलो जूल्स पर मोल। जो फ्लोरीन है उसकी होती है 1680 किलो जूल्स पर मोल, जो कि एक हेलोजन है। और हाइड्रोजन की कितनी होती है? 1312 किलो जूल्स पर मोल। तो ये सबसे ज्यादा करीब जो है वो हेलोजेंस के है बजाय कि एल्कली मेटल्स के, इन टर्म्स ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। दूसरी तरफ हेलोजेंस की तरह ये डायटॉमिक मॉलिक्यूल बनाता है, जैसे हमारा F2 है, Cl2 है, Br2 है, उसी तरीके से हमारा H2 भी है। फिर ये दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिलके हाइड्राइड्स भी बनाता है, जैसे कि हमारे हेलोजेंस बनाते हैं, और बहुत ज़्यादा कोवेलेंट कंपाउंड्स भी बनाता है। लेकिन अगर हम रिएक्टिविटी की टर्म्स में देखें तो इसकी रिएक्टिविटी हेलोजन की रिएक्टिविटी से बहुत कम होती है। अब हाइड्रोजन जो है वो कुछ एक्सटेंट तक दोनों से ही रिजेंबल करता है, एल्कली मेटल से भी और हेलोजन से भी, लेकिन उनसे किसी ना किसी बात में ये डिफर भी करता है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि इसको रखा कहाँ जाए, एस ब्लॉक में रखा जाए या पी ब्लॉक में रखा जाए? क्योंकि जब लॉस होता है इलेक्ट्रॉन का हाइड्रोजन एटम से तो एक न्यूक्लियस बनता है हमारा, जो कि होता है H+।
उसका साइज रहता है 1.5 इंटू 10⁻³ पिकोमीटर का। तो ये बहुत ही स्मॉल है अगर हम इसको नॉर्मल अटोमिक और आयनिक साइजेस से कंपेयर करें, जो कि 50 से लेकर 200 पिकोमीटर्स के होते हैं, तो उनसे काफ़ी कम रहता है। इसकी वजह से H+ जो है वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर पाता है और हमेशा बाकी एटम्स और मॉलिक्यूल से एसोसिएटेड रहता है। इसलिए इसका बिहेवियर जो है वो एकदम यूनिक है और इसे जो है पीरियोडिक टेबल में अलग से ही रखा जाता है। जो हमारी पूरी पीरियोडिक टेबल होती है इस तरीके की, तो हाइड्रोजन को ना इधर रखा जाता है और ना इधर, उसको यहाँ बीच में रख दिया जाता है कि ये एक हमारा यूनिक एलिमेंट है। ये हमने पीरियोडिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ा भी था। क्लियर हो गई ये चीज़। अब आते हैं हमारे आज के मेन टॉपिक पे, जो कि है डाईहाइड्रोजन यानी कि H2। तो सबसे पहले हम इसकी अकरेंस के बारे में बात करेंगे। तो डाईहाइड्रोजन जो है वो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है पूरे यूनिवर्स में, यानी यूनिवर्स का 70% जो है टोटल मास का, उसका वो हाइड्रोजन का बना हुआ है। और जो हमारा सोलर एटमॉस्फेयर है उसमें भी एक प्रिंसिपल एलिमेंट है। दूसरी तरफ जो हमारे बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं जैसे जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, उनमें भी ज़्यादातर हाइड्रोजन ही प्रेजेंट है। लेकिन इसके लाइट नेचर की वजह से ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में बहुत कम मिलता है, सिर्फ 0.15% बाय मास। लेकिन कंबाइंड फॉर्म में ये हमें मिलता है कहाँ पे? अर्थ की क्रस्ट में और ओशियंस में। तो उनका लगभग 15.4% बाय मास अगर हम देखें तो हाइड्रोजन रहता है। इसके अलावा ये प्लांट्स और एनिमल टिश्यूज में भी हमें मिलता है कंबाइंड फॉर्म में। कार्बोहाइड्रेट्स में मिलेगा, प्रोटीन्स में मिलेगा, हाइड्राइड्स में मिलेगा, हाइड्रोकार्बन्स में मिलेगा और बाकी सारे कंपाउंड्स में भी ये हमें मिलेगा। तो इन सब जगहों पे हमें डाईहाइड्रोजन मिल सकता है। अब हम आएंगे हमारे नेक्स्ट सब टॉपिक पे, जो कि है आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो जो हाइड्रोजन है हमारा, उसके 3 आइसोटोप्स हैं। पहला है प्रोटियम, दूसरा है ड्यूटेरियम और तीसरा है ट्रीटियम। तो प्रोटियम जो है उसका सिंबल है 1H1, यानी कि एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों ही 1 है। ड्यूटेरियम जो है उसका 2H1, यानी कि एटॉमिक नंबर तो 1 है लेकिन जो मास नंबर है वो 2 है। और ट्रीटियम जो है उसका मास नंबर 3 है और एटॉमिक नंबर 1 है। तो आइसोटोप्स वही होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। तो इन तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन इनका जो मास नंबर है वो अलग अलग है। अब प्रोटियम जो है उसको हम H से रिप्रेजेंट करते हैं, ड्यूटेरियम को D से और ट्रीटियम को T से। अब ये जो आइसोटोप्स हैं ये एक दूसरे से न्यूट्रॉन्स के रेस्पेक्ट में डिफर कर रहे हैं। ऑर्डिनरी हाइड्रोजन जो होता है, यानी कि जो प्रोटियम है हमारा, उसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। जो ड्यूटेरियम है जिसको हम हैवी हाइड्रोजन भी बोलते हैं, उसमें एक न्यूट्रॉन होता है और ट्रीटियम जो है उसमें 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अब ईयर 1934 में एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, हेरोल्ड सी यूरे। उन्हें नोबेल प्राइज मिला था क्योंकि उन्होंने जो हाइड्रोजन आइसोटोप है मास नंबर 2 का, यानी कि जो हमारा ड्यूटेरियम है, उसे फिजिकल मेथड्स के थ्रू सेपरेट किया था। अब जो प्रीडोमिनेंट फॉर्म है इन तीनों में, H, D और T में, वो कौन सा है? प्रोटियम, यानी कि सबसे ज्यादा अमाउंट में जो मिलता है। टेरेस्ट्रियल हाइड्रोजन जो है उसमें लगभग 0.0156% ड्यूटेरियम मिलता है और वो भी HD की फॉर्म में। देन जो ट्रीटियम कॉन्सेंट्रेशन है वो लगभग 10⁻18 एटम्स अगर हम प्रोटियम के लेते तो उसमें से एक एटम जो है वो ट्रीटियम का होगा। तो इतनी कम अकरेंस है ट्रीटियम की। अब इन सारे आइसोटोप्स में सिर्फ ट्रीटियम जो है वो रेडियो एक्टिव है और लो एनर्जी के बीटा पार्टिकल्स एमिट करता है और इसकी जो हाफ लाइफ है वो है 12.33 ईयर्स। क्लियर है? अब क्योंकि आइसोटोप्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, इसलिए इन तीनों की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो ऑलमोस्ट सेम है। सिर्फ एक डिफरेंस क्या है कि इनकी रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो अलग अलग होती हैं, और वो भी इसीलिए क्योंकि जो बॉन्ड डिसोसिएशन की एंथैल्पी है वो अलग अलग है। दूसरी तरफ जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है इन आइसोटोप्स की वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि इनके मास में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है। अब इनकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे हाइड्रोजन है उसकी है 435.88 और ड्यूटेरियम की है 443.35 और ट्रीटियम की तो है ही नहीं कुछ। तो एक बात क्लियर हो गई कि केमिकल प्रॉपर्टीज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो काफ़ी डिफरेंट रहती हैं इनकी मास डिफरेंसेस की वजह से। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है प्रिपरेशन ऑफ डाईहाइड्रोजन। अब हम डाईहाइड्रोजन का प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं? बहुत सारे मेथड्स हैं इसको प्रिपेयर करने के। तो पहला मेथड पढ़ते हैं हम लेबोरेटरी प्रिपरेशन। तो अगर हम लैब में प्रिपेयर कर रहे हैं डाईहाइड्रोजन तो उसको हम 2 मेथड से कर सकते हैं। पहला, जब हम ग्रैनुलेटेड जिंक को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से ट्रीट कराएंगे,
यानी कि Zn प्लस 2H प्लस विल गिव अस Zn2 प्लस प्लस H2। तो हमारा डायहाइड्रोजन हमें मिल गया। दूसरा है, अगर हम जिंक को एक्वस एल्कली के साथ रिएक्ट करवाएं जैसे Zn प्लस 2NaOH, तो भी हमें डाइहाइड्रोजन मिल जाएगा और उसके साथ हमारा क्या बनेगा, Na2ZnO2 यानी कि सोडियम जिंकेट प्लस H2। तो अगर हमें लैब में प्रिपेयर करना है तो हम इन दो मेथड्स में से कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा प्रिपरेशन मेथड है वो है कमर्शियल लेवल पे। तो अगर हमें प्रोडक्शन कराना है डाइहाइड्रोजन का तो हम कैसे कराएंगे, तो उसके हमारे मेनली 4 मेथड्स हैं। पहला है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड गिव हाइड्रोजन। तो अगर हम जो एसिडिफाइड वाटर है हमारा उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे वो भी प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स को यूज करते हुए, तो हमारे पास 2H2 प्लस O2 जो है वो आ जाएगा। क्लियर है। दूसरा मेथड है, अगर हमें हाई प्योरिटी का डाइहाइड्रोजन चाहिए, मतलब जिसकी प्योरिटी 99.95% से भी ज़्यादा हो, तो उसको हम कैसे करेंगे, जब हम वार्म एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइज कराएंगे निकल इलेक्ट्रोड्स के बीच में। तो निकल इलेक्ट्रोड्स के बीच में जब हम BaOH होल ट्वाइस को इलेक्ट्रोलाइज कराएंगे तो हमारे पास H2 जो है वो आ जाएगा और इसकी प्योरिटी बहुत ज़्यादा हो। देन थर्ड मेथड जो है वो है, इट इज ऑब्टेन्ड एज अ बाय प्रोडक्ट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरीन बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सोल्यूशन। तो जब हम ब्राइन सोल्यूशन यानी कि NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हैं तो हमें NaOH मिलेगा, क्लोरीन मिलेगा और हमें H2 भी मिलेगा। तो इस प्रोसीजर में ये बाय प्रोडक्ट की तरह हमें मिलता है। अब इस इलेक्ट्रोलाइसिस के टाइम पे जो हमारे रिएक्शंस होंगे वो कैसे होंगे, अनोड पे होगा हमारा 2Cl माइनस विल गिव अस Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पे जो हमारा रिएक्शन होगा वो किस तरीके से होगा, हमारा 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स अस H2 प्लस 2OH माइनस। तो जो हमारा ओवरऑल रिएक्शन रहेगा वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ओवरऑल रिएक्शन हमारा कुछ इस तरीके से रहेगा, 2Na प्लस प्लस 2Cl माइनस प्लस 2H2O, it will give us Cl2 plus H2 plus 2Na plus प्लस 2OH माइनस। ये हमारा ओवरऑल रिएक्शन रहेगा। देन नेक्स्ट मेथड जो रहेगा कमर्शियल प्रोडक्शन का हाइड्रोजन के, वो है रिएक्शन ऑफ स्टीम ऑन हाइड्रोकार्बन्स और कोक एट हाई टेम्परेचर्स इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट यील्ड्स हाइड्रोजन। तो अगर हाइड्रोकार्बन्स या कोक के ऊपर हम स्टीम को रिएक्ट करवाएंगे और वो भी हाई टेम्परेचर्स पे कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो हमें हाइड्रोजन मिल जाएगा। इसका रिएक्शन कैसे होता है वो भी देख लो। जैसे हमारा हाइड्रोकार्बन आ गया CnH2n प्लस 2, इस पे हमने NH2O ये स्टीम है वो मिलाया हमने 1270 केल्विन पे निकल की प्रेजेंस में, तो ये आ गया हमारे पास NCO प्लस 2n प्लस 1 H2। तो ये तो हमारा जनरल फॉर्मूला या जनरल रिएक्शन हो गया। अब इसको एक एग्जाम्पल से कैसे समझेंगे, CH4 प्लस H2O विल गिव अस CO प्लस 3H2। तो यहाँ पे 1H2O था तो यहाँ पे 1CO आया, तो यहाँ पे भी देखो 1H2O था हमारा तो यहाँ पे 1CO आया हमारा, और 2n प्लस 1 हाइड्रोजन आना चाहिए, यानी कि जैसे यहाँ पे 1 है तो 2 इंटू 1 प्लस 1 यानी कि 3H2 आना चाहिए, तो ये 3H2 आ गया हमारा। तो ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखोगे अगर, तो कोई से भी हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्शन करके आप H2 बता सकते हो कितना आएगा। अब जो CO और H2 का मिक्सचर होता है उसको हम वाटर गैस बोलते हैं। देन ये मिक्सचर जो है CO और H2 का, इसको हम मिथेनॉल के सिंथेसिस के लिए काम में लेते हैं और बाकी हाइड्रोकार्बन्स के सिंथेसिस में भी इसको काम में ले सकते हैं। इसको हम सिंथेसिस गैस या फिर सिन गैस भी बोल सकते हैं। तो CO और H2 का जो मिक्सचर है उसको हम वाटर गैस भी बोल सकते हैं और सिन गैस भी बोल सकते हैं। आजकल जो सिन गैस है उसको हम सीवेज, सॉडस्ट, स्क्रैप वुड, न्यूज़पेपर्स इन सब से भी प्रोड्यूस कराते हैं। अब जो प्रोसेस होता है सिन गैस प्रोड्यूस कराने का कोल से, उसको हम कोल गैसिफिकेशन बोलते हैं। जैसे C प्लस H2O गिव्स अस CO प्लस H2। तो ये वाला जो मेथड रहेगा हमारा सिन गैस प्रोड्यूस कराने का कोल के थ्रू, इसको हम बोलेंगे कोल गैसिफिकेशन। फिर द प्रोडक्शन ऑफ डाइहाइड्रोजन कैन बी इंक्रीज्ड by reacting carbon monoxide of syngas mixture with steam in the presence of iron chromate as catalyst।
अब अगर हमें डाई हाइड्रोजन के प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो हम एक काम कर सकते हैं, क्या हम कार्बन मोनोऑक्साइड जो है सिनगैस मिक्सचर की, उसको स्टीम के साथ रिएक्ट करवा सकते हैं। किसकी प्रेजेंस में? आयरन क्रोमेट की प्रेजेंस में, जो कि कैटलिस्ट की तरह काम में आएगा। तो ये रिएक्शन कैसे होगा हमारा? CO plus H2O at 673 Kelvin in the presence of catalyst gives us CO2 plus H2। और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिमूव कर देते हैं, कैसे? उसको सोडियम आर्सेनाइड सॉल्यूशन के साथ स्क्रब करा के। अभी प्रेजेंट सिनेरियो में क्या है, लगभग 77% जो हमारी इंडस्ट्रियल डाइहाइड्रोजन है उसे हम पेट्रोकेमिकल्स के थ्रू प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा 18% हमारी कोल से आती है, 4% हमारी एक्वस सॉल्यूशंस के इलेक्ट्रोलाइसिस से आती है, और बाकी बची जो 1% है वो हमारे बाकी सोर्सेस से आती है, जो कि मिले जुले रहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई ये चीज़, कैसे हम कमर्शियल और लेबोरेटरी लेवल पे डाइहाइड्रोजन प्रिपेयर करते हैं। अब आते हैं हम डाइहाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज पे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो जो हमारा डाइहाइड्रोजन है वो एक कलरलेस, ओडरलेस, टेस्टलेस और कंबस्टेबल गैस है। मतलब कंबशन शो करता है, कोई टेस्ट नहीं होता, कोई इसमें स्मेल नहीं होती और कोई इसमें कलर नहीं होता है। ये हमारी जो हवा होती है, जो एयर होती है, उससे बहुत ही हल्का होता है और वाटर में सोल्यूबल नहीं रहता है। इसके अलावा जो इसकी रिलेटिव अबंडेंस है वो रहती है 99.985%। एटॉमिक मास जो है इसका वो 1.008 ग्राम्स पर मोल होता है। मेल्टिंग पॉइंट जो है डाइहाइड्रोजन का वो है 13.96 केल्विन, और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो है इसका 20.39 केल्विन। जो इसकी डेंसिटी रहती है वो है 0.09 ग्राम्स पर लीटर। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके अलावा इसकी जो कोवेलेंट रेडियस है वो है 37 पिकोमीटर्स, और आयनिक रेडियस यानी कि H- की जो है वो है 208 पिकोमीटर्स। क्लियर हो गई? तो ये सारी इंपॉर्टेंट इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। अब आते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे। तो केमिकल बिहेवियर जो है डाइहाइड्रोजन का वो बहुत हद तक उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी से हम डिटरमाइन कर सकते हैं। वैसे किसी भी मॉलिक्यूल के साथ हम ये कह सकते हैं। देन HH बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो होती है वो हाईएस्ट है इसकी फॉर अ सिंगल बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स। अगर हम किसी भी और एलिमेंट से इसको कंपेयर करें सिंगल बॉन्ड की जो रहती है, तो उन सिंगल बॉन्ड्स में से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो है वो हाइड्रोजन की है। क्यों? क्योंकि जो डिसोसिएशन होता है डाइहाइड्रोजन का उसके एटम्स में वो लगभग 0.081% रहता है अगर हम 2000 केल्विन पे देखें तो, और 5000 केल्विन पे ये 95.5% तक इंक्रीज हो जाता है। दूसरी तरफ रूम टेम्परेचर पे ये इनर्ट रहता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो HH बॉन्ड एंथैल्पी है वो बहुत ज़्यादा है। इसीलिए जो एटॉमिक हाइड्रोजन है उसे इलेक्ट्रिक आर्क में या फिर यूवी रेडिएशंस के अंडर हाई टेम्परेचर पर प्रोड्यूस किया जाता है। अब इसकी ऑर्बिटल जो है वो इनकम्प्लीट है। क्यों? क्योंकि इसमें 1s1 है, तो एक इलेक्ट्रॉन अभी भी आ सकता है। इसीलिए ये ऑलमोस्ट सारे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करता है। अब ये एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करने के लिए क्या क्या मेथड्स अपना सकता है? या तो ये जो खुद का एक इलेक्ट्रॉन है उसे लूज कर दे और H+ आयन बना ले, या फिर एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके H- आयन बना ले, या फिर एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाए अपने इलेक्ट्रॉन को दूसरे एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयर करके। तो इन 3 तरीकों से ये अपने रिएक्शंस जो हैं उन्हें आगे बढ़ाता है। अब जो डाइहाइड्रोजन की केमिस्ट्री है उसे हम कुछ रिएक्शंस के साथ समझ सकते हैं। पहला रिएक्शन इसका है हेलोजेंस के साथ। तो ये हेलोजेंस के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन हैलाइड्स देता है, यानी कि HX। कैसे? H2 + X2 gives us 2HX। X जो है वो FCl-Bri कुछ भी हो सकता है। अब ये जो रिएक्शन है जो ये फ्लोरीन के साथ करता है वो डार्क में भी हो जाता है, और आयोडीन के साथ अगर ये रिएक्शन होता है तो उसके लिए उसे कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है। तो दोनों अलग अलग कंडीशंस हैं। देन नेक्स्ट रिएक्शन आता है डाई ऑक्सीजन के साथ। तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑब्वियसली क्या बनाएगा? वाटर। H2 + O2 gives us 2H2O। तो ये रिएक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होता है। इसकी जो डेल्टा H है वो रहती है -285.9 किलो जूल्स पर मोल। क्लियर है? देन रिएक्शन विद डाई नाइट्रोजन। तो डाई नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन जो है
वो क्या बनाएगा 2NH3 यानी कि अमोनिया। और इसका जो डेल्टा एच रहता है वो होता है -92.6 किलो जूल्स पर मोल। ये जो रिएक्शन है ये आयरन की प्रेजेंस में होता है 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे और 673 केल्विन पे। और ये मेथड जो है उसको हम हेबर्स प्रोसेस भी बोलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है मेटल्स के साथ। सो बहुत सारे मेटल्स के साथ ये हाई टेम्परेचर पे कंबाइन करके उनकी हाइड्राइड्स बनाता है। जैसे H2 प्लस 2M गिव्स अस 2MH, जहाँ पे M जो है वो एक एल्कली मेटल है। सो हम हाइड्राइड्स के बारे में नेक्स्ट पार्ट में डिटेल में बात करने वाले हैं। देन नेक्स्ट रिएक्शन जो आता है वो है रिएक्शन विद मेटल आयंस एंड मेटल ऑक्साइड्स। तो ये कुछ मेटल आयंस को उनके एक्वस सोल्यूशन में रिड्यूस कर देता है और कुछ ऑक्साइड्स जो है मेटल्स की जो कि आयरन से कम एक्टिव है उन्हें भी रिड्यूस कर देता है। और क्या बना देता है इन दोनों का ही मेटल्स, यानी कि मेटल आयंस को रिड्यूस करके भी मेटल बनाता है और मेटल ऑक्साइड्स को रिड्यूस करके भी ये मेटल दे देता है। जैसे H2 प्लस PD2 प्लस गिव्स अस PD प्लस 2H प्लस। तो ये मेटल आयन को रिड्यूस करके मेटल बना दिया इसने। दूसरा रिएक्शन जो है वो ऑक्साइड्स के साथ है। YH2 प्लस MXOY गिव्स अस XM प्लस YH2O। तो ये मेटल ऑक्साइड थी, इसको इसने मेटल में रिड्यूस कर दिया। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ। तो ये बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करता है कैटलिस्ट के प्रेजेंस में और कुछ इंपॉर्टेंट हाइड्रोजनेटेड प्रोडक्ट्स देता है जिनकी बहुत ज़्यादा कमर्शियल इंपॉर्टेंस रहती है। जैसे पहला रिएक्शन जो है वो इसका होता है जब ये वेजिटेबल ऑयल्स का हाइड्रोजनेशन कराता है। इसमें हम कैटलिस्ट के तौर पे निकल को यूज़ करते हैं और हमें एडिबल फैट्स जो हैं जैसे वनस्पति घी हो गया या मार्गराइन जो हो गया वो मिलता है। दूसरा जो हमारा रिएक्शन है उसमें ये जो ओलिफिन्स होते हैं OLEFINS ओलिफिन्स, उनका हाइड्रोफॉर्माइलेशन कराता है जिससे हमें एल्डिहाइड्स मिलते हैं और फिर उन एल्डिहाइड्स का रिडक्शन करा के हम एल्कोहल्स जो है उन्हें ऑब्टेन कर सकते हैं। जो रिएक्शन है वो कैसे रहता है H2 प्लस CO प्लस RCH डबल बॉन्ड CH2 गिव्स अस RCH2 CH2 CHO। तो एल्डिहाइड मिल गया, इसको हमने रिड्यूस कराया H2 से रिएक्ट करवा के, तो हमें मिल जाएगा RCH2 CH2 CH2OH एल्कोहल। क्लियर हो गई ये चीज। अब आते हैं आज के लास्ट पार्ट पे जो कि है डाईहाइड्रोजन के यूजेस। So the largest single use of dihydrogen is in the synthesis of ammonia, which is used in the manufacture of nitric acid and nitrogenous fertilizer. तो सबसे बड़ा यूज डाईहाइड्रोजन का क्या है कि हम इसको अमोनिया के सिंथेसिस में काम में लेते हैं, क्योंकि अमोनिया जो है उसको हम बहुत सारे फर्टिलाइजर्स और नाइट्रिक एसिड के मैन्युफैक्चरिंग में काम में लेते हैं। Then next use is dihydrogen is used in the manufacture of vanaspati fat by the hydrogenation of polyunsaturated vegetable oils like soybean, cotton seeds, etc. तो जो हमारा सोयाबीन का पॉलीअनसैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल है उसका हाइड्रोजनेशन करा के हम वनस्पति घी जो है उसे मैन्युफैक्चर कराते हैं डाईहाइड्रोजन के थ्रू। देन नेक्स्ट जो यूज है वो है इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बल्क ऑर्गेनिक केमिकल्स पर्टिकुलरली मिथेनॉल। तो अगर हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑर्गेनिक केमिकल्स बनाने हैं तो भी हम डाईहाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं, पर्टिकुलरली मिथेनॉल के लिए। कैसे CO प्लस 2H2 in the presence of cobalt as a catalyst gives us CH3OH। तो मिथेनॉल बन गया हमारा। देन बहुत सारी जो मेटल हाइड्राइड्स हैं जिनके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, उनके मैन्युफैक्चर में भी हम डाईहाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। फिर हाइड्रोजन क्लोराइड जो कि एक बहुत ही यूजफुल केमिकल है जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, उनकी प्रिपरेशन में भी डाईहाइड्रोजन काम में आता है। इसके अलावा मेटलर्जिकल प्रोसेसेस में जो हैवी मेटल ऑक्साइड्स होती हैं हमारी, उनको मेटल्स में रिड्यूस करने के काम में भी ये आता है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यूज है एटॉमिक हाइड्रोजन और ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्चेस जो होती हैं उन्हें हम कटिंग और वेल्डिंग पर्पसेस के लिए काम में ले सकते हैं। एटॉमिक हाइड्रोजन एटम्स को हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं, डाईहाइड्रोजन का डिसोसिएशन करा के एक इलेक्ट्रिक आर्क में। तो ये जो एटॉमिक हाइड्रोजन एटम्स हैं इन्हें हम जो सरफेस हमें वेल्ड करनी है उस पे हम रिकम्बाइन होने का मौका देते हैं, जिसकी वजह से ये लगभग 4000 केल्विन तक का टेम्परेचर जनरेट कर पाती है। इसके अलावा स्पेस रिसर्च में जो रॉकेट फ्यूल है उसमें भी डाईहाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है और फ्यूल सेल्स जिनको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करने के काम में लेते हैं उसमें भी हम डाईहाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं।
सो डाईहाइड्रोजन को हम फ्यूल सेल्स में काम में क्यों ले रहे हैं? बिकॉज इट हैज मेनी एडवांटेजेस ओवर द कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल्स एंड इलेक्ट्रिक पावर। तो इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं अगर हम इसको कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल से कंपेयर करें तो, क्योंकि एक तो ये कोई भी पोल्यूशन प्रोड्यूस नहीं करता। दूसरी बात, अगर हम गैसोलीन या बाकी फ्यूल से इसको कंपेयर करें तो पर यूनिट मास फ्यूल के हिसाब से ये ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है बजाय के गैसोलीन और बाकी फ्यूल्स के। तो ये दो इंपॉर्टेंट इसके एडवांटेजेस हैं, तो पोल्यूशन कम करता है और एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से हम डाईहाइड्रोजन का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। क्लियर हो गया? तो ये टॉपिक था हमारा डाईहाइड्रोजन का। नेक्स्ट पार्ट जो रहेगा उसमें हम हाइड्राइड्स और जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है उसके बारे में बात करेंगे। हालांकि जो आपकी एनसीईआरटी है उसमें हाइड्राइड्स के बाद वाटर दे रखा है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि वाटर और हैवी वाटर को हम एक साथ लेंगे, जिससे वो एक टॉपिक रहेगा तो वो इजीली आप लोग पढ़ पाओगे। ठीक है, सो मैं होप करती हूँ कि आपको आज का चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट अगर आता है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। ओके, सो लाइक का बटन दबा देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे दबा देना, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे वीडियो प्रीमियर होने वाला होगा। आप लोग ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ग्रेड अप, व्हाट्सएप, इन सब जगह मुझे ज्वाइन कर सकते हो। इन सब के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। इसके अलावा 11th और 12th केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।